नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और हम एक बार पुनः शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में ख़त्म किया है कि किस तरीके से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में हुई थी। तो अब इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से पंचायती राज में उनके कार्य होते हैं, क्या उनकी कार्यशैली है, उस सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अब हम इस चर्चा को शुरू करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ग्राम पंचायत कार्य करती है और क्या क्या ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। इन सारी जानकारी को साझा करेंगे। साथ ही जिसको भी ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहे तो वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे आप ज्वाइन करिए और ये लिंक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत के बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पंचायत राज होता किस टाइप से या फिर किस तरीके से जो 3 स्तर की पंचायती राज की जो बलवंत राय मेहता समिति ने वकालत की थी उसको किस किस तरीके से डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत, उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो जनपद पंचायत, और सबसे जो ज़िले में होती है वो होती है जिला पंचायत। अब देखेंगे हम भारत की पंचायती राज प्रणाली में जो होता है तो ग्राम पंचायत में जो कि ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अंग है। इसमें जो है सरपंच ही ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, यानी कि सरपंच जो होता है वो चुनाव के माध्यम से, वोटिंग राइट्स के माध्यम से मतदाता बंधु उसे चुनते हैं और उसे जो है वही सर्वोच्च प्रतिनिधि माना जाता है। अब हम देखेंगे इसमें कि प्राचीन काल से किस प्रकार से भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो प्राचीन काल से ही हम जैसे कि सुनते हैं पंचतंत्र जैसी कहानियां हैं और भी कई कहानियां हैं जिसमें हम ये सुनते हैं कि किस तरीके से ग्राम में ग्राम सभा होती थी, पंच होते थे और एक मुखिया होता था जो कि सभी थोड़े बहुत जो झगड़े होते थे उन सबको सुलझारा करने के लिए ये सब गाँव में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत की विशेषताएँ कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों ग्राम पंचायत की जो विशेषताएँ हैं उसमें सबसे पहली विशेषता को हम देख सकते हैं कि गांव में जो है पंचायत का जो मुखिया होता है उसे हम सरपंच के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, गांव में जो वार्ड होते हैं, यानी कि जो वार्ड होते हैं तो उसमें एक अलग अलग वार्ड मेंबर होते हैं जिसे हम पंच के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो सदस्य संख्या है वो न्यूनतम यानी कम से कम जो सदस्य संख्या की बात करें तो वो 10 होती है। अब हम देखते हैं कि जो जिला दंडाधिकारी यानी कि जो हमारे डीएम महोदय हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कितने की जनसंख्या पर एक गांव या एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए अधिसूचित करते हैं, तो वो कम से कम 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। दोस्तों अब देखेंगे हम इसमें ग्राम पंचायत की और कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो सबसे नॉर्मल सी बात है कि सदस्य की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी होना चाहिए। मिनिमम हमने आपको बताया कि 10 होना चाहिए और अधिकतम कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होती है तो वो होगी कम से कम 20। और सरपंच और जो पंच हैं उसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तथा उपसरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसको जो पंच होते हैं यानी कि जो हमारे वार्ड मेंबर होते हैं वो वोट देकर यानी कि अपना मतदान करके उसको निर्वाचित करते हैं। अब देखेंगे हम पंचायत का सचिव भी होता है। एक पंचायत सचिव भी चर्चा में आता है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो पंचायत द्वारा से नियुक्त किया जाता है। यह एक शासकीय कर्मचारी होता है यानी कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जिसको नियुक्त करती है पंचायत। और हम देखते हैं सरपंच और उपसरपंच का जो कार्यकाल है वो होता है लगभग 5 साल, लेकिन इनको इसके कार्यकाल के पहले से भी हटाया जा सकता है। यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो उसके जरिए हम इसको दोबारा से हटा सकते हैं। अब देखेंगे सरपंच और उपसरपंच की चुनाव किस धारा के अंतर्गत आती है या इसके बारे में संविधान में या फिर उसके बाद जो कानून आए संसद के माध्यम से, तो इसमें इसके लिए किस धारा के अंतर्गत इसको रखा गया है, इन सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि मुखिया का जो चुनाव होता है वो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए होता है, अर्थात इसको जो है सीधे मतदान किया जाता है। गांव के जो लोग होते हैं 18 वर्ष से अधिक के जो कि वयस्क मतदाता होते हैं उनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरपंच को चुना जाता है। और यदि मुखिया का पद खाली हो जाता है दोस्तों तो उसका जो चुनाव है वो सीधे मतदान के जरिए एक बार पुनः बीच में भी हो सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या किसी मुखिया की मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में जो है चुनाव एक बार दोबारा से बीच में हो सकता है। यदि जो मुखिया का पद है
लगभग कितने टाइम तक यदि खाली रहता है तो चुनाव नहीं होता है। यदि इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप जानना चाहें तो सबसे पहले ये देखना है कि मतलब जो मुखिया है या सरपंच है तो वो कम से कम 6 माह के भीतर यदि चुनाव हो जाते हैं तो ठीक रहता है। यदि 6 माह के भीतर पद भरा जाता है तो चुनाव नहीं होंगे, बट यदि 6 माह से अधिक का समय हो जाता है तो चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है वो अपने बीच से ही बहुमत द्वारा उप मुखिया का चुनाव करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वार्ड मेंबर ही उप सरपंच को चुनते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि ग्राम पंचायत का जो उप मुखिया होता है उसमें चुनाव में जो मुखिया मतदाता देता है, यानी कि सरपंच भी उसमें वोटिंग करता है और साथ ही साथ वार्ड मेंबर यानी कि जो पंच होते हैं वो भी उसमें वोटिंग करते हैं, जिसके माध्यम से उप सरपंच को चुना जाता है। अब देखेंगे हम उप मुखिया के चुनाव की जो यदि मान लीजिए जो वोट हैं 2 जैसे कि खड़े होते हैं, सपोज दैट ए एंड बी, तो यदि दोनों को सेम यानी इक्वल वोट मिलते हैं, यानी कि बराबर उनको मतपत्र प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो परिणाम होते हैं वो लॉटरी के माध्यम से तय किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से मुखिया और उप मुखिया दोनों की जगह यदि एक साथ किसी कारण से जगह खाली हो जाती है तो फिर कौन इसको जो है चुनाव के लिए बैठक बुलाएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है ग्रामीण क्षेत्र का, तो उसे हम कहते हैं वीडियो ऑफिसर। वो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में जानते हैं। यदि 15 दिन के भीतर उप मुखिया के चुनाव के लिए वो बैठक को बुला सकता है, जिसके लिए सदस्यों को वो कम से कम 7 दिन पहले सूचना देगा, एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसके जरिए वो ये बताएगा कि हम जो है चुनाव फिर से करने वाले हैं। कार्यपालक जो पदाधिकारी होता है वही बैठक की अध्यक्षता करता है जब तक उप मुखिया और मुखिया नहीं होते हैं, लेकिन वह कभी भी खुद मतदान नहीं करता है। ये एक फैक्चुअल वाली बात है कि वो मतदान कभी भी नहीं करता है। चुनाव में यदि हम देखते हैं कि मत की बराबरी यानी कि जो हमारे वोट हैं वो यदि बराबर हों तो उप मुखिया का जो परिणाम है उसे हम लॉटरी के जरिए ही निकालते हैं। अब हम बात करते हैं सरपंच की। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि सरपंच के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। सरपंच बनने के लिए एक लिटरेचर या फिर जो लिटरेसी रेट या फिर जैसे हम कह सकते हैं शिक्षा, वो कितनी होना चाहिए, और इस तरीके से इसका चुनाव किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ों के बारे में अब हम और जानते हैं। सबसे पहले तो ये है कि सरपंच बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष का वो व्यक्ति होना चाहिए और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी ये बात होती है कि उसे किसी भी तरीके से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीके का उसके ऊपर जो है कानूनन प्रकरण नहीं चलना चाहिए। तो सरपंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है, और यदि 5 साल की अवधि के भीतर बीच में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह पद को छोड़ देता है तो चुनाव दोबारा फिर से हो सकते हैं, लेकिन 5 साल की अवधि के लिए वो उस पद को धारण करता है। सरपंच बनने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की क्राइटेरियाज हैं। जैसे कि हम जानेंगे कि सरपंच बनने के लिए कई राज्यों में 8वीं पास साक्षर होना जरूरी है, लेकिन यह बाध्यता सभी राज्यों में नहीं है। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत का जो राजनीतिक प्रमुख है वो सरपंच ही होता है, जो कि ग्राम पंचायत का कहीं ना कहीं से अध्यक्ष भी होता है, जिसका निर्वाचन संबंधित ग्राम पंचायत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिन्हें पंच कहा जाता है वो होते हैं हमारे वार्ड मेंबर, जिन्हें भी प्रत्यक्ष ही निर्वाचित किया जाता है। और ग्राम सभा में जो है लगभग 1000 की आबादी तक एक ग्राम पंचायत सदस्य होता है, 2000 की आबादी तक लगभग 11 सदस्य और 3000 की आबादी तक लगभग 15 सदस्य शामिल होते हैं। अब देखेंगे हम उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है। उप सरपंच का चुनाव सामान्यतः पंचायत चुनाव से थोड़ा अलग होता है। ये चुनाव उस तरीके से नहीं होता है कि जिस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से सरपंच को चुना जाता है। इस चुनाव के लिए उप सरपंच को चुनने के लिए जो वार्ड मेंबर होते हैं यानी कि जो हमारे वार्ड के पंच होते हैं वो हिस्सा लेते हैं, और वही सरपंच का निर्वाचन होते ही उप सरपंच चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह चुनाव भी राज्य आयोग द्वारा ही नियुक्त पीठासीन जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा संपन्न कराया जाता है। उप सरपंच के लिए हम योग्यताएं देखेंगे किस तरीके से उप सरपंच के लिए योग्यता होना आवश्यक है या न्यूनतम योग्यताएं क्या होना चाहिए। तो इस पद के लिए भी न्यूनतम जो योग्यता है वह आयु कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और उसे भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। सरपंच और उप सरपंच के अधिकार और कर्तव्यों को किस धारा के माध्यम से बताया गया है इसके बारे में जानेंगे। कर्तव्य जो इसके लिखे गए हैं तो वो धारा 17 के अंतर्गत आते हैं। धारा 17 में ये सारी जानकारी जो है विस्तृत रूप से लिखी गई है कि सरपंच को ही ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का पूरा अधिकार है। सरपंच ही ग्राम पंचायत की बैठक को
बुला सकता है। और भी गाइस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।